हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ आज हम लोग जानेंगे झारखंड में ट्रिबल रिवोल्ट की। 1765 में जब ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट मिला मुगल इम्पेरर शाह आलम II के द्वारा, उस समय झारखंड बिहार का पार्ट हुआ करता था। यानी कि उसी समय से ब्रिटिशर्स झारखंड को भी कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन झारखंड के रूरल और ट्रिबल पीपल उनके एक्सप्लॉइटिव लॉ से खुश नहीं थे। जो ब्रिटिश का लॉ एंड ऑर्डर था, जिस तरह का पॉलिसी, एग्रेसिव पॉलिसी देखने को मिला झारखंड के लोगों के प्रति, तो उससे यहाँ के ट्रिबल लोगों में ब्रिटिशर्स के प्रति गुस्सा भड़क उठा और यहाँ के ट्राइब्स रिवोल्ट करने की सोची ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिबल रिवोल्ट झारखंड में हुए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ढाल रिवोल्ट की, जो 1767 से 1770 के बीच देखने को मिला। यह अभी का जो ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे ढाल रिवोल्ट देखने को मिला है। तो जो ढाल रिवोल्ट था वो झारखंड का पहला ट्रिबल रिवोल्ट था, जिसको कि लीड किया जा रहा था जगन्नाथ ढाल के द्वारा। जगन्नाथ ढाल ढालभूम रीजन के राजा हुआ करते थे। इस रिवोल्ट का मेन कारण था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सिंहभूम और मानभूम वाले एरिया में दीवानी राइट मिलने के बाद एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई। जो ट्रिबल लोगों का जमीन था वो छीना जाने लगा, क्योंकि उस समय तो कागज हुआ ही नहीं करता था, जो जमीन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर होते हैं। तो इस कारण से ट्रिबल में भी अंग्रेजों के प्रति एक डिसकंटेंट देखा गया और ये ढाल रिवोल्ट लगभग 10 सालों तक कंटिन्यू रहा। इस ढाल रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मॉर्गन को झारखंड भेजा गया, लेकिन ये लोग ढाल रिवोल्ट को सेपरेस नहीं कर पाए। एज अ रिजल्ट 1777 में ब्रिटिशर्स के द्वारा ढालभूम का राजा जगन्नाथ ढाल को मान लिया गया। चलिए अब देखते हैं रामगढ़ रिवोल्ट के बारे में, जो 1772 से 1778 एडी में देखने को मिला। ये रामगढ़ रिवोल्ट राजा मुकुंद सिंह के लीडरशिप में स्टार्ट हुआ। 25 अक्टूबर 1772 को कैप्टन जैकब कैमेक के द्वारा छोटा नागपुर से रामगढ़ को अटैक किया गया और दूसरी साइड से तेज सिंह के द्वारा रामगढ़ को उसी समय अटैक किया गया। तो इस वजह से मुकुंद सिंह रामगढ़ को सेव नहीं कर पाए और तेज सिंह के द्वारा रामगढ़ को कैप्चर कर लिया गया। और तेज सिंह के रूलर बनने के बाद 1774 में तेज सिंह का डेथ हो गया और उसके जो सन थे पारसनाथ सिंह, वो रूलर बन बैठे। 18 मार्च 1778 को मुकुंद सिंह के द्वारा, जो राजा मुकुंद सिंह थे, उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया पलामू रीजन में। और जो मुकुंद सिंह के सपोर्टर्स थे रघुनाथ सिंह, उनके द्वारा रामगढ़ रिवोल्ट को स्टार्ट किया गया और उनके द्वारा 4 परगना को और तेज सिंह का सन पारसनाथ को, जहां पे जागीरदारी मिला हुआ था, उसको भी कैप्चर कर लिया गया रघुनाथ सिंह के द्वारा। कैप्टन एकरमैन के द्वारा इस रिवोल्ट को सेप्रेस कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने रेवेन्यू डिमांड और कंट्रोल को बढ़ाने के लिए कंपनी के द्वारा पारसनाथ सिंह को फोर्स किया गया कि वो बनारस के राजा चेत सिंह को सपोर्ट करे। और 1781 के एंड में पूरा का पूरा रामगढ़ में विद्रोह फैल चुका था और 1782 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रामगढ़ के राजा को सिर्फ नाम का ही राजा बना दिया गया और जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन के पावर थे वो ब्रिटिशर्स के हाथों चला गया। और जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्ट रेवेन्यू सेटलमेंट जागीरदार से किया करते थे। तो ये था रामगढ़ रिवोल्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पहरिया रिवोल्ट के बारे में, जो कि 1776 से 1824 के बीच देखने को मिला। पहरिया ट्राइब का बात करें तो ये जो राजमहल का इलाका हो गया, गोड्डा, पाकुर, इस रीजन में रहा करते थे। ये पहरिया रिवोल्ट जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा गया था, ये ट्रिबल हिस्ट्री में पहला मेजर रिवोल्ट बताया जाता है ब्रिटिश के अगेंस्ट। इससे पहले छुटपुट रिवोल्ट देखने को मिला और ये रिवोल्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत बार देखने को मिला, जैसे कि 1766 में, 1772 में और 1781 से लेकर 1782 में। जो 1776 में देखने को मिला वो रमना आधी के लीडरशिप में लड़ा गया। जो 1772 का रिवोल्ट था उसमें बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे कि चांगरोन सनवारिया, पैचे डोम्बा पहाड़िया, खरिया फुलर। इन लोगों के नेतृत्व में 1772 का पहरिया रिवोल्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट देखने को मिला। यदि हम लोग 1781 से 82 वाले रिवोल्ट का बात करें तो इसमें रानी सर्वेश्वरी, जो कि महेशपुर के राजा की पत्नी थी,
उनके लीडरशिप में ये रिवोल्ट को लड़ा गया और इसमें जो पहाड़िया चीफ थे वो क्वीन की हेल्प की। उसके बाद 1790 से 1810 आते आते जो संथाल का लार्ज रीजन था वो ब्रिटिशर्स के हाथों चला गया और जो पहाड़िया थे वो माइनॉरिटी में हो गए, लेकिन जो रिवोल्ट था वो कंटिन्यू रहा। 1827 में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पहाड़िया की भूमि थी उसको दामिने खो डिक्लेयर कर दिया गया और ये भी डिक्लेयर किया गया कि ये प्रॉपर्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी। ये सब रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तिलका मांझी रिवोल्ट। यह रिवोल्ट 1783 में तिलका मांझी के लीडरशिप में स्टार्ट किया गया था। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया भी कहा जाता था। इस रिवोल्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिशर्स को जो संथाल परगना के इलाका है उससे हटा देना और ट्रिबल के ऑटोनॉमी को डिफेंड करना। इस रिवोल्ट में लोगों के द्वारा ब्रिटिश ट्रेजरी को लूटा गया और गरीबों में बांट दिया गया। जो साल का पेड़ का पत्ता होता है उसमें लिखकर तिलका मांझी के थ्रू इस रिवोल्ट के मैसेज को सर्कुलेट किया गया पूरे गांव में। उसके बाद तिलका मांझी के द्वारा ब्रिटिश सोल्जर अगस्टस क्लेवलैंड को अटैक किया गया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। उसके बाद 1785 को तिलका मांझी को अरेस्ट कर दिया गया और पूरे पब्लिक के सामने जो भागलपुर का एरिया होता है वहाँ पे फांसी की सजा दे दी गई। तो इसीलिए तिलका मांझी को पहला मार्टर कहा जाता है जो कि देश की आज़ादी के लिए अपना जान दे दिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तमार रिवोल्ट के बारे में। तो तमार रिवोल्ट छोटा नागपुर प्लेटियो में उरांव ट्राइब के द्वारा 1782 में स्टार्ट किया गया था, जिसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा किया जा रहा था। यह रिवोल्ट होने का मेन कारण था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ के जो तहसीलदार थे, जमींदार थे और नॉन ट्रिबल पीपल थे, उन लोगों के द्वारा ट्रिबल पीपल का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, जिस वजह से तमार रिवोल्ट देखने को मिला। 1807, 1811, 1817 और 1820 ईस्वी में मुंडा और उरांव ट्राइब के द्वारा इस रिवोल्ट को जमींदार और नॉन ट्रिबल के अगेंस्ट लड़ा गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं चारो रिवोल्ट की, जो लगभग 18 साल चला, 1800 से 1818 एडी तक। इस रिवोल्ट का नेतृत्व भूखन सिंह के द्वारा 1800 एडी में किया जा रहा था। जो चेरो रिवोल्ट है वो पलामू एरिया में देखने को मिला। उस समय पलामू का रूलर शिव प्रसाद सिंह राजा चूड़ामन राय के बिहाफ में रूल कर रहे थे। शिव प्रसाद सिंह और पलामू के जागीरदार बहुत सारे एरिया में एडवांटेज कर चुके थे और जो जागीर का रेंट था उसको रिड्यूस कर दिया गया था और ये जागीरदार हमेशा इस पलामू वाले रीजन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहते थे। चूड़ामन राय बड़े हो गए तब भी यह डिस्टर्बेंस होता रहा और 1799 में जो सिचुएशन था वो बद से बदतर हो गया, जब इंटरनल डिस्टर्बेंस के साथ साथ फॉरेन इंटरफेरेंस देखने को मिला। अक्टूबर 1800 में जो भूखन सिंह थे उनके द्वारा पलामू एरिया में डिसऑर्डर क्रिएट किया गया और इनका साथ सुरगुजा के लोगों के द्वारा दिया जा रहा था और साथ ही साथ छोटा नागपुर और तोमर भी इसका साथ दे रहे थे। उसके बाद दिलजीत सिंह के द्वारा भूखन सिंह को मदद पहुंचाया गया और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की। उस समय जो रामगढ़ के कमांडर थे कोल एमएस जॉन, वो मार्च 1801 में एक पत्र लिखे जिसमें कंपनी के द्वारा मिलिट्री हेल्प का डिमांड किया गया। उसके बाद लेफ्टिनेंट ई रघुजीत के द्वारा पलामू में अपने ट्रूप के साथ इंटर किए और जो भूखन सिंह के नेतृत्व में लड़ाई चल रहा था इसको सेप्रेस कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और भूखन सिंह का 2 असिस्टेंट बच्चू बगोटा और शिव भक्स बगोटा, ये दोनों लेफ्टिनेंट ई रघुजीत के सामने सरेंडर कर दिए, लेकिन उस समय जो भूखन सिंह थे वो अंग्रेजों के लिए एक थ्रेट बने हुए थे। तो ये थी चेरो रिवोल्ट के बारे में। और भूखन सिंह पलामू से भागकर सरगुजा चले गए और वहाँ पे मराठा के टेरिटरीज में संबलपुर जो और छत्तीसगढ़ में शेल्टर लिए, वहीं पे रहना चालू किए। 1802 के बाद भूखन सिंह के द्वारा किया गया रिवोल्ट को अंग्रेजों के द्वारा सप्रेस कर दिया गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं हो अपराइजिंग के बारे में। हो विद्रोह 1821 से लेकर 1837 के बीच लड़ा गया। ये रिवोल्ट जो सिंहभूम वाले इलाका है वहाँ पे देखने को मिलता है। ये रिवोल्ट भी ब्रिटिश और जमींदार के अगेंस्ट लड़ा गया था ट्रिबल्स हो ट्राइब्स के द्वारा। 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिंहभूम के राजा के साथ एग्रीमेंट की। उस समय सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह थे और सिंहभूम के राजा को साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के द्वारा खारवार और सलाइकेरा रीजन को जगन्नाथ सिंह के अंडर लाया गया और हो ट्राइब को सप्रेस करने के लिए कंपनी के द्वारा हेल्प किया गया।
फिर हो ट्राइब्स के द्वारा इस चीज का पुरजोर विरोध किया गया और सिंहभूम के राजा को राजा मानने से डिनाई कर दिया। उसके बाद 31 जनवरी 1821 को हो ट्राइब का द्वारा सूबेदार और उसके पार्टी को अटैक कर दिया गया, लेकिन उस समय ब्रिटिशर्स ओवर पावर हो चुके थे, तो हो ट्राइब के द्वारा ब्रिटिश सबऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोल अपराइजिंग की, कोल विद्रोह, जो कि 1831 से 1832 लगभग 2 साल तक चला। इसको झारखंड का पहला वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रिबल रिवोल्ट कहा जाता है, जो जमींदार, कॉन्ट्रैक्टर, मनी लेंडर और नॉन ट्रिबल मर्चेंट और किंग के एजेंट्स के द्वारा जो ऑपरेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी चलाया जा रहा था उसके खिलाफ लड़ा गया। इसमें जो मेन ट्राइब इन्वॉल्व थे वो थे मुंडा, हो, उरांव, खारवार और चेरो। और इस कोल अपराइजिंग में जो मेन लीडर थे वो थे बुधू भगत, जो कि उरांव ट्राइब से बिलोंग करते थे। और इनके अलावा बिंदारी मानकी, सोय बहादुर, देसाई मुंडा, सुरगा मुंडा और कार्तिक सरदार थे। लेकिन इस कोल अपराइजिंग को कैप्टन विल्किंसन के द्वारा सेपरेस कर दिया गया 1832 ईस्वी में। इस कोल अपराइजिंग के सेपरेशन में बहुत लोगों की जान चली गई और बहुत सारे प्रॉपर्टीज का भी नुकसान हुआ। और इस मूवमेंट का फैलाव धीरे धीरे छोटा नागपुर, खास, पलामू, सिंहभूम और मानभूम वाले एरिया में भी फैला। और इसमें याद रखिएगा हजारीबाग नहीं था कोल अपराइजिंग में। और इस कोल रिवोल्ट के बाद विल्किंसन लॉ को 1834 में इम्प्लीमेंट किया गया और साउथ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को न्यू प्रोविंस बनाया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं भूमजी रिवोल्ट के बारे में, जो कि 1832 से 1833 के बीच लड़ा गया। यह रिवोल्ट 1832 में वीरभूम वाले इलाके से स्टार्ट किया गया, गंगा नारायण जी के नेतृत्व में। और इस रिवोल्ट को कोल ट्राइब और हो ट्राइब्स के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। इस भूमजी रिवोल्ट को गंगा नारायण का हंगामा के नाम से भी जाना जाता है। और यह रिवोल्ट बारभूम के किंग, पुलिस, मुंसिफ और दिक्खुस के द्वारा इनके अगेंस्ट में लड़ा जा रहा था। और बारभूम के राजा के द्वारा जमीन, घर और इलीगल टैक्स के नाम पर 900 रुपए भूमजी घटवाल से वसूला गया। और पुलिस के द्वारा बलपूर्वक जो ट्राइब का मजदूरी था वो वसूल किया जाता था और कंपनी के ऑफिसर्स कुछ नहीं करते थे। भूमजी रिवोल्ट के होने के और भी कारण का बात किया जाए तो यहाँ के नेटिव रूल को बदलकर कंपनी का अपना रूल ट्रिबल्स लोगों पर थोपा गया। लेकिन ये भूमजी रिवोल्ट जो गंगा नारायण के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था वो हिंसक हो गया और जो नॉन ट्रिबल इंट्रूडर्स थे, पुलिस स्टेशन, ब्रिटिश ऑफिसर, ये सब इनके मेन टारगेट बन गए थे। जगदीश चंद्र झा के हिसाब से ये रिवोल्ट पॉपुलिस्ट मूवमेंट का एग्जाम्पल था, जिसका एम था एक आइडियल वर्ल्ड को क्रिएट करना जहाँ पे किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और किसी को भी ऑपरेस ना किया जा सके। इस रिवोल्ट के बाद 1838 एडी में जो मानभूम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हुआ करता था उसको बदलकर मानबाजार पुरुलिया में कर दिया गया। चलिए अब देखते हैं संथाल रिवोल्ट के, जो कि 1855 से 1856 के बीच लड़ा गया। इसमें मेन लीडरशिप का बात करें तो सिद्धू और कानू दोनों भाई थे और इनके अलावा भैरव और चांद भी इस रिवोल्ट का नेतृत्व कर रहे थे। और इस संथाल रिवोल्ट को संथाल हुल या और हुल रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग देखते होंगे हुल दिवस झारखंड में बनाया जाता है। इस रिवोल्ट का मेन कारण था जो ठेकेदार, मनी लेंडर और पुलिस के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था ट्रिबल्स लोगों को, इसलिए संथाल रिवोल्ट देखने को मिला। और इस रिवोल्ट को 1 साल तक कंटिन्यू किया गया और 1856 आते आते यह रिवोल्ट बकुंडा, हजारीबाग और वीरभूम वाले रीजन में भी फैल गया। लेकिन इसी वर्ष जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर थे, सिद्धू, खानू, भैरव और चांद, ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया और ब्रिटिश फोर्सेस का सपोर्ट लोकल जमींदार और रामगढ़ के रूलर के द्वारा किया जा रहा था। और इस संथाल रिवोल्ट को 3 ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा सप्रेस कर दिया गया, जिसके नाम है कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रेड। इन लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया और इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। और इस रिवोल्ट का परिणाम यह हुआ कि जो संथाल परगना है वो एज ए डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश किया गया, संथाल परगना को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। नेक्स्ट है सरदारी मूवमेंट, जिसको 1858 से 1895 के बीच लड़ा गया। इस मूवमेंट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया। भूमि मूवमेंट 1858 से 1881 के बीच, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ओल्ड वैल्यूज को रिस्टोर करने के लिए लड़ा गया 1881 से 1890 के बीच, और पॉलिटिकल मूवमेंट 1890 से 1895 के बीच। जो ये भूमि मूवमेंट था वो छोटा नागपुर से लेकर सोनेपुर तक फैला हुआ था। इसके अलावा बैसा, डोईसा,
कुबरा भी, ये इलाका में भी इस मूवमेंट को देखा गया। और अक्टूबर 1858 में बहुत सारे विलेजेस के क्रिश्चियंस के द्वारा जमींदार के अगेंस्ट रिवोल्ट किया गया। इसके सेकेंड फेज का बात करें, इसमें सिख को जर्मन और कैथोलिक मिशनरीज में डिवाइड कर दिया गया। और इसके थर्ड फेज का बात सरदारी मूवमेंट की, तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट का फॉर्म ले चुका था। और 1892 में ठेकेदार और मिशनरी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रचा गया, लेकिन यह षड्यंत्र फेल हो गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो सिख्स थे वो एक बार फिर से जुट गए और फिर मुंडा रिवोल्ट देखने को मिला। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सफौद मूवमेंट की, जो कि 1870 में एडी में देखने को मिलता है। इस मूवमेंट का नेतृत्व लाल हेम्ब्रुम, जिसको लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उनके नेतृत्व में लड़ा गया। इस मूवमेंट में जो लाल बाबा वो अपने वॉलेंटियर को राम नाम का मंत्र दिए और संथाल को सादे कलर का फ्लैग लहराने को कहा गया और अपने वॉलेंटियर को जनेऊ धारण करने को कहा गया। लाल बाबा के द्वारा देशोद्धारक दल का ऑर्गेनाइज किया गया संथाल परगना वाला रीजन में। इस रिवोल्ट के प्रोमिनेंट रिबेल्स का बात करें तो पाइकू, मुर्मू, भाटू सोरेन, रसईक लाल सोरेन और पागन मरांडी के नेतृत्व में लड़ा गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं करवार मूवमेंट की, जो कि 1874 से 1881 के बीच देखने को मिलता है। यह मूवमेंट एग्रेरियन इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ा गया। इसमें जो लैंड का रेंट था उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था और नहीं चुकाने पर किसानों को जमीन हड़प लिया जाता था विलेज हेडमैन के द्वारा। यह मूवमेंट भगरीत मांझी के द्वारा चलाया गया था। वो 1871 में डिसाइड किए थे, वो अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर दिए गए थे और लोगों का समस्या का निवारण को सुना करते थे। और ये ट्रिबल्स लोगों के अमंग बाबा के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने हिंदुओं के पैटर्न पर सिंह बहमी और चांद और सूरज की पूजा करने को बताया गया था। और सिद्धू और खानू के जैसा ही जो भगरीत मांझी थे, वो ट्राइब्स के इंडिपेंडेंस को रिस्टोर करने के लिए इस मूवमेंट को चलाया गया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बिरसा मुंडा मूवमेंट के बारे में, जो कि 1895 से 1900 के बीच देखने को मिलता है। यह मूवमेंट छोटा नागपुर प्लेट्यू में 19वीं सेंचुरी में बहुत ज्यादा फेमस हुआ। जो मुंडा ट्राइब थे वो 2000 सालों से छोटा नागपुर प्लेट्यू में शेल्टर लिए थे, इसीलिए मुंडा ट्राइब को वन ऑफ द मोस्ट एंशेंट शेल्टर ट्राइब्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एंशेंट समय से ही छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखने को मिलते हैं। इस रिवोल्ट का लीडर बिरसा मुंडा जी को बनाया गया था, जिसको कि बिरसा भगवान का रूप दिया गया और अभी भी इनका पूजा किया जाता है। इनको धरती आभा के नाम से भी जाना जाता है। जो बिरसा मुंडा का कोर मैसेज था वो शुरुआती में सोशल और रिलीजियस हुआ करता था, लेकिन बाद में बिरसा मुंडा जी के द्वारा बिरसा मूवमेंट को क्रिएट किया गया और छोटा नागपुर में हो रहे ऑपरेसिव और इनइक्विटेबल लैंड सिस्टम और लॉज के अगेंस्ट इससे छुटकारा पाने के लिए इस रिवोल्ट को लड़ा गया। बिरसा मूवमेंट का बैकग्राउंड का बात करें तो जो सरदारी मूवमेंट 1858 में देखने को मिला, वो बिरसा मूवमेंट के लिए एक बैकग्राउंड तैयार किया, क्योंकि जो सरदारी मूवमेंट था वो पहला वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था, लेकिन इस मूवमेंट में लीडरशिप की कमी और ये सरदारी मूवमेंट मुंडा ट्राइब को यूनाइट नहीं कर सका, इसलिए यह फेल साबित हुआ। और उनके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर की खोज थी वो 1895 में जाकर समाप्त हुआ और बिरसा मुंडा फिर इस मूवमेंट का नेतृत्व करने लगे। ये बिरसा मूवमेंट 3 फेजेस में लड़ा गया। पहला फेज में यह मूवमेंट रिलीजियस से चेंज होकर एग्रीकल्चर और पॉलिटिकल मूवमेंट में चेंज हो गया। अगस्त 1895 में बिरसा मुंडा जी को अरेस्ट कर दिया गया और 1897 को जेल से रिलीज कर दिया गया, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया का डायमंड जुबली चल रहा था। इस खुशी में बिरसा मुंडा जी को रिलीज कर दिया गया। जो 1987-98 का पीरियड था वह फैमाइन, सिक्योरिटी और डिजीज से भरा पड़ा था। इस बिरसा मूवमेंट के सेकेंड फेज का बात करें तो ये ट्रांसफॉर्म होकर वायलेंस और मिलिटेंट स्ट्रगल में चेंज हो गया। इस फेज में जो खूंटी स्टेशन था उसको अटैक किया गया और वहां के जो सब इंस्पेक्टर थे उनको मार दिया गया जान से। इस मूवमेंट के थर्ड फेज का बात करें तो बिरसा जी को 3 फरवरी को अरेस्ट कर दिया गया और सन 1900 में 2 साल के लिए रिगरस इम्प्रिजमेंट, कठोर सजा दिया गया और कोलेरा के वजह से वो जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब हम लोग समझते हैं बिरसा मूवमेंट के कौन कौन से कारण थे। ये बिरसा मूवमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा जा रहा था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो जो एक्सप्लॉयटर्स थे जैसे कि जमींदार और मनी लेंडर, उन लोगों को ओपनली सपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इन जमींदारों और मनी लेंडर्स के एडवांटेज ब्रिटिशर्स और कुछ इंडियन ऑफिशियल्स उठाते थे थ्रू करप्शन। 1856 में बात करें तो 600 जमींदारों के पास एक सिंगल गांव इतना जमीन हुआ करता था और बिहार के हर 150 विलेजेस में
जमींदार रहा करते थे। बिरसा मूवमेंट होने का दूसरा रीज़न था कि लोगों से बैठ बेगारी जो बॉन्डेड लेबर होता है, इसमें लोगों को किसी भी तरह का सैलरी या वेजेस नहीं दिया जाता है, तो वो करवाया जाता था। इस कारण से लैंडलॉर्ड पर अटैक देखने को मिलता था। इसीलिए इस बिरसा मुंडा को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश अथॉरिटी और क्रिश्चियन मिशनरी का हेल्प लिया गया। कि क्रिश्चियन मिशनरीज का जोर था जो मुंडा है उसका रिलीजियस कन्वर्जन कर दिया जाए ताकि वो विद्रोह ना कर सके। चौथे रीजन का बात करें तो खुटकट्टी सिस्टम। इस सिस्टम में ट्रिबल्स लोग कलेक्टिव फार्मिंग किया करते थे, मिलजुल कर खेती किया करते थे, और इस सिस्टम को ब्रिटिशर्स के द्वारा अबोलिश कर दिया गया। इसलिए बिरसा मूवमेंट को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये कुछ रीजन थे जिसके कारण से बिरसा मूवमेंट देखने को मिला। अब चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से मेथड को अडॉप्ट किया गया। तो बिरसा मुंडा के द्वारा अंधविश्वास को उखाड़ फेंकने, जो एनिमल सेक्रीफाइस होता है उसको बंद करने और नशा मुक्त करने का आह्वान किया गया। उन्होंने प्रचार किया कि चोरी करना, धोखाधड़ी, हत्या, शराबखोरी, एक से ज़्यादा विवाह करना ये सब पाप है। लोग बिरसा मुंडा को सिंह बोंगा या सूर्य देवता मानते थे और उनको खेसरा कोरा के नाम से भी इनके अवतार में भी देखा जाता था। खेसरा कोरा असुरों का संहार किए थे, इसीलिए बिरसा मुंडा को खेसरा कोरा भी कहा जाता था। बिरसा मुंडा के द्वारा लोगों के चेतना में जो एंशेंट मिथ थे उसको दूर किया गया और आदिवासियों को लगातार उनकी नियति की भावना से भर दिया। बिरसा मुंडा के द्वारा एडवाइस दिया गया कि वो पुलिस का कोई कहना ना माने, ना ही मजिस्ट्रेट का माने और ना ही लैंडलॉर्ड्स का, और जो बैठ बेगारी सिस्टम है उसका बाइकआउट करें। और उनके द्वारा कहा गया जो अनलॉफुल लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है, जमींदार, ट्रेडर और फॉरेनर के द्वारा उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। जो उनके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है उसको ना सहें। 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी और पुलिस स्टेशन को जलाया गया। सीक्रेट मीटिंग्स बुलाई गई ऊंचे पहाड़ियों पर, जहां पे वो अपना योजना बनाते थे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ किस प्रकार से लड़ना है। और उसके बाद 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर में बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया और 9 जून 1900 को रांची के जेल में उनकी मृत्यु हो गई। अब चलिए हम लोग समझते हैं इस बिरसा मुंडा के मूवमेंट का किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका इम्पैक्ट जो लैंड मैनेजमेंट सिस्टम था ब्रिटिशर्स के ऊपर, उसको चेंज करना पड़ा। और 1908 में इस रिवोल्ट के कारण छोटा नागपुर में कस्तकारी लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया। कस्तकारी लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसको हम लोग CNT एक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसको 11 नवंबर 1908 को लाया गया। और जो बैठ बेगारी था इसको एबॉलिश किया गया। और जो खुद खेती सिस्टम है उसको मान्यता दी गई और इसको लेकर लॉ में चेंजेस लाया गया। और 1902 में गुमला सब डिवीज़न का स्थापना किया गया और 1905 में जो खूंटी था उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, खूंटी डिस्ट्रिक्ट का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं टाना भगत मूवमेंट के बारे में। इस मूवमेंट को बिरसा मूवमेंट का ही पार्ट कहा जाता है और इसमें जो मेन लीडर थे वो चतरा भगत और शिबू भगत टाना भगत मूवमेंट के मेन लीडर थे। क्योंकि जो ट्राइब्स थे वो अंग्रेजों के निर्दय रवैये से असंतुष्ट थे। इसके अलावा जो पुलिस और जमींदार थे वो भी ट्राइब्स को ओप्रेस करने का काम करते थे, उनका दमन करने का काम करते थे। और इस तरह का सिचुएशन उरांव के बीच में एक विद्रोह पैदा कर दिया। और जो इस मूवमेंट के फॉलोअर थे वो जतरा भगत और शिबू भगत से रिलीजियसली इन्फ्लुएंस थे। जतरा भगत के द्वारा कृषि संबंधी मुद्दों को उठाया गया और नो रेंट कैंपेन को चलाया गया। और जो टाना भगत थे वो हिंदू कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। और टाना भगत ने जो सत्याग्रह मूवमेंट छेड़ा हुआ था उसमें भी भाग लिया और उस समय जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा था उसमें भी पार्टिसिपेट किए। और इसके साथ ही साथ जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें भी एक्टिव थे। टाना भगत शाकाहारी पर ज़्यादा जोर देते थे और लोगों को सिंपल लाइफ जीने का सलाह देते थे। और समाज में जो अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ, ऑर्थोडॉक्सी फैला हुआ था उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। इनका जो मूवमेंट था वो नॉन वायलेंट था। ये नॉन वायलेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। ये कांग्रेस वर्कर के साथ काम किया करते थे और जो लिकर शॉप उसको बंद करने का काम, जो रोड्स है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, जो टेलीग्राफ लाइन था उसका कट करने का काम, और पुलिस ऑफिसेस और पुलिस स्टेशन और गवर्नमेंट ऑफिसेस के ऊपर भी अटैक किया करते थे। टाना भगत के द्वारा शुरुआती के समय जो मूवमेंट था वो रिलीजियस था
लेकिन ये धीरे धीरे पॉलिटिकल मूवमेंट में बदलता चला गया। टाना भगत मूवमेंट का मेन एम था छोटा नागपुर रीजन में ऑटोनॉमी को इस्टेब्लिश करना, कहने का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट लाना। टाना भगत के द्वारा गया सेशन और नागपुर सेशन में भी जो कांग्रेस का मीटिंग हुआ था 1922 में और 23 में, उनमें भी पार्टिसिपेशन रहा। और नेशनल मूवमेंट के दौरान हंड्रेड्स ऑफ टाना भगत के सपोर्टर को जेल में डाल दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सजा दी गई। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।